प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन कॉरपोरेट अकाउंटिंग के महत्वपूर्ण चैप्टर एमलगामेशन ऑफ कंपनीज की बात कर रहे हैं। एमलगामेशन ऑफ कंपनीज यानी कंपनियों का एकीकरण। कंपनियों का एकीकरण। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एकीकरण क्या होता है। देखिए, एकीकरण या संविलियन, एकीकरण वर्सेज संविलियन, लेखा मानक 14 के अनुसार लेखांकन की दृष्टि से, ये इंपॉर्टेंट शब्द है लेखांकन, लेखांकन की दृष्टि से कंपनियों के एकीकरण एवं संविलियन में कोई सार्थक अंतर नहीं है। फिर भी लेखा शास्त्र की शब्दावली में थोड़ा अंतर है। क्या है कि जब दो या अधिक वर्तमान कंपनियों का समापन यानी समाप्त कर देना, समापन कर दिया जाए एवं उनके व्यवसाय का एकीकरण यानी मिलाना, उन दो या अधिक कंपनियों के व्यवसाय को आपस में मिला दिया जाए। मिलाने हेतु एक नई कंपनी की स्थापना की जाए। नई कंपनी की स्थापना यानी समावेलन किया जाए तो इसे एकीकरण कहते हैं। समझ में आ गया? एकीकरण यानी दो या अधिक कंपनियों को मिला करके एक कर देना। एकीकरण, दो या अधिक कंपनियों को मिला करके एक कर देना एकीकरण है। और एकीकरण में इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि नई कंपनी की स्थापना हो रही है। दूसरा शब्द आया अपने पास संविलियन। संविलियन के अंतर्गत एक विद्यमान कंपनी द्वारा अन्य विद्यमान कंपनी या कंपनियों के व्यवसाय का क्रय कर लिया जाता है। अर्थात संविलियन में नई कंपनी की स्थापना नहीं होती, जबकि एकीकरण में नई कंपनी की स्थापना होती है। ये लेखा शास्त्र की दृष्टि से यहाँ पर अंतर है। परंतु यदि हम लेखा मानक के अनुसार देखें, लेखा मानक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार देखें, तो यहाँ पर चाहे एकीकरण हो चाहे संविलियन हो, दोनों ही स्थिति में लेखा करने की जो रीति है, जो एंट्री अकाउंटिंग करने का जो तरीका है, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं आता है। ये याद रखना है। लेखा मानक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और लेखा मानक के 14 के अंतर्गत एकीकरण है या संविलियन है, दोनों का ही अकाउंटिंग एक ही तरीके से किया जाता है। तो ये तो हमने समझा कि एकीकरण कहते किसे हैं। एकीकरण यानी एक होना। क्या एक होना? दो या अधिक जो अलग अलग कंपनियां चल रही थी वो अब एक कंपनी के रूप में चलेंगी। आइए दूसरी बात करते हैं। तो यहाँ पर लेखा मानक इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण है और लेखा मानक 14 एकीकरण की स्थिति में लेखा करने के लिए या संविलियन की स्थिति में लेखा करने के लिए यानी अकाउंटिंग के पर्पज से किसी भी कंपनी को लेखा मानक 14 की पालना करना आवश्यक है। तो अब इस लेखा मानक 14 के अंतर्गत एकीकरण में कम से कम दो कंपनियां होती हैं। एक कहलाती है हस्तांतरक कंपनी, ट्रांसफरर, हस्तांतरक अर्थात विक्रेता कंपनी, यानी कि जिसका एकीकरण हुआ हो, अर्थात जो कंपनी अब एक तरह से समाप्त हो रही है। दूसरी कंपनी कहलाती है हस्तांतरिती या हस्तांतरी कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी, जिसको हम सामान्य भाषा में क्रेता कंपनी कह सकते हैं। परंतु लेखा मानक 14 में क्रेता और विक्रेता कंपनी ये शब्द हमें नहीं मिलेंगे। हम इनके स्थान पर जो शब्द मिलेंगे हस्तांतरक कंपनी, हस्तांतरी कंपनी। हस्तांतरक कंपनी यानी विक्रेता कंपनी और हस्तांतरी कंपनी यानी क्रेता कंपनी। अब देखिए, एकीकरण यहाँ पर लेखा मानक 14 की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि एकीकरण दो प्रकार का होता है। एकीकरण के प्रकार लेखा मानक 14 के अनुसार
एकीकरण दो प्रकार का होता है, एक विलय के स्वभाव वाला एकीकरण और दूसरा क्रय के स्वभाव वाला एकीकरण। विलय के स्वभाव वाले एकीकरण को इन द नेचर ऑफ मर्जर और क्रय के स्वभाव वाले को इन द नेचर ऑफ परचेज कहते हैं। विलय के स्वभाव वाला एकीकरण है या क्रय के स्वभाव वाला एकीकरण है, इसकी पहचान कैसे होगी कि यहाँ पर लेखा मानक 14 में ये 5 शर्तें दी हुई हैं, पूरी 5 शर्तें हैं। 5 में से 5 की पांचों शर्तें यदि लागू होती है, पूरी होती है, तब तो वो विलय के स्वभाव वाला एकीकरण कहलाएगा। अगर एक भी शर्त, जैसे अपन ने यहाँ लिखा है कि 5 में से किसी भी एक शर्त की पूर्ति ना हो तो क्रय के स्वभाव वाला एकीकरण माना जाएगा। 5 शर्तें, 5 में से 5 की पांचों शर्तें यदि पूरी हो रही हैं तब तो क्या माना जाएगा, विलय के स्वभाव वाला, यानी इन द नेचर ऑफ मर्जर। और 5 में से एक भी शर्त पूरी नहीं हो रही है तब क्या माना जाएगा, क्रय के स्वभाव वाला एकीकरण। आइए देखते हैं, समझते हैं कि ये 5 शर्तें क्या हैं। 5 शर्तें। सबसे पहली शर्त है कि विक्रेता कंपनी की सभी संपत्तियां व दायित्व क्रेता कंपनी द्वारा लिए जाएं। जो विक्रेता कंपनी है, अर्थात जिसका व्यवसाय समाप्त हो रहा है, जो अपने व्यवसाय का हस्तांतरण कर रही है, हस्तांतरक कंपनी है, उसकी सभी संपत्तियां यानी चाहे वो फिक्स एसेट्स हैं, चाहे वो करंट एसेट्स हैं, उसके अलावा चाहे वो कृत्रिम संपत्तियां हैं, तब भी लें। इसी तरीके से सभी दायित्व का मतलब चाहे वो वास्तविक दायित्व हैं, चाहे वो वास्तविक दायित्व नहीं है, जैसे संचय, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दायित्व पक्ष में होते हैं लेकिन दायित्व नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ ये जो शर्त है वो कह रही सभी, यानी दायित्व पक्ष में जितने भी खाते हैं वो सारे के सारे खाते क्रेता कंपनी ले लेती है। दूसरी शर्त कि विक्रेता कंपनी के कम से कम 90% इक्विटी अंश रखने वाले अंशधारी क्रेता कंपनी के अंशधारी बन जावें। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो विक्रेता कंपनी है उसके जो शेयर होल्डर हैं, उन शेयर होल्डर में भी जो इक्विटी शेयर होल्डर है, वो इक्विटी शेयर होल्डर का कम से कम 90% इक्विटी शेयर होल्डर को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर 90% इक्विटी शेयर होल्डर को क्रेता कंपनी के इक्विटी शेयर लेने होंगे। तो इसका एक मायना तो ये हुआ कि क्रेता कंपनी जो व्यापार क्रय करने के बदले में विक्रेता कंपनी के बिजनेस को टेकन ओवर करने के बदले में जो पैसा चुकाएगी, जो धन चुकाएगी, जो मूल्य चुकाएगी, वो इक्विटी शेयर में चुकाना पड़ेगा, तभी तो वो लेंगे। तो ये दूसरी शर्त। तीसरी शर्त है यहाँ पर, ये तीसरी शर्त कि क्रेता कंपनी द्वारा देय प्रतिफल पूर्ण रूप से इक्विटी शेयर में चुकाए जाएं। ठीक है, पूर्ण रूप से इक्विटी शेयर में चुकाया जाए। क्रेता कंपनी जो प्रतिफल चुकाएगी व्यवसाय लेने के बदले में, वो पूरा का पूरा कैसे होना चाहिए, इक्विटी शेयर में होना चाहिए। हाँ, प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर दे सकती हैं और इक्विटी शेयर को इक्विटी शेयर देना पड़ेगा। चौथी शर्त है क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी के व्यापार को चालू रखा जाए एज इट इज। जो बिजनेस विक्रेता कंपनी पहले करती थी उस बिजनेस को चालू रखना है, उस बिजनेस को बंद नहीं होना। यूँ नहीं है कि संपत्तियां ले ली और उन संपत्तियों की सहायता से कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर दे, तो ये शर्त की पालना नहीं मानी जाएगी। पांचवी और अंतिम जो शर्त है कि विक्रेता कंपनी की संपत्तियों एवं दायित्वों को पुस्तक मूल्य पर लिया जाए, किसी प्रकार का कोई मूल्य में परिवर्तन नहीं किया जाए। विक्रेता कंपनी के चिट्ठे में, जैसे विक्रेता कंपनी के चिट्ठे में मान लीजिए गुडविल है और ये गुडविल बराबर 1
लाख रुपए है। तो क्रेता कंपनी जब व्यवसाय खरीदेगी तो इस गुडविल को कितने रुपए में खरीदेगी? 1 लाख रुपए में ही खरीदेगी, क्योंकि ये बुक वैल्यू है इसकी। तो यहाँ पर जो ध्यान रखना है, इन पांचों शर्तों में से एक भी शर्त की यदि पालना नहीं होती है तो वो क्रय के स्वभाव वाला एकीकरण हो जाएगा, और यदि पांच की पांचों शर्त पूरी होती है तो वो विलय के स्वभाव। इन पांचों में से भी जो महत्वपूर्ण शब्द है कि सबसे पहली शर्त सभी संपत्तियां और सभी दायित्व ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। पांचवी शर्त जो संपत्तियां और दायित्व ले रहे हैं वो पुस्तक मूल्य पर ले रहे हैं। और छठी शर्त जो प्रतिफल चुका रहे हैं वो इक्विटी शेयर में चुका रहे हैं कि नहीं चुका रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, पहली, पांचवी और तीसरी ये शर्त। अगर ये शर्तें इसी तरीके से लागू होती हैं, पूरी होती हैं, तब विलय के स्वभाव वाला। अब देखिए, अपन ये देखते हैं कि विलय के स्वभाव में और क्रय के स्वभाव में आखिर अंतर क्या आता है, हमें क्यों ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके लिए हम देखते हैं ये कि विलय की प्रकृति का एकीकरण और क्रय की प्रकृति का एकीकरण, इन दोनों में अंतर क्या है। अब ये अंतर यदि समझ लेंगे तो पहचान हमें करनी पड़ेगी, और पहचान के बाद अकाउंटिंग करने में बहुत सहायता मिलेगी। कि विलय की प्रकृति का यदि एकीकरण है तो क्रेता कंपनी की पुस्तकों में लेखांकन हेतु हितों के एकीकरण की विधि अपनाई जाती है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। विलय की प्रकृति में लेखांकन के लिए जो विधि अपनाई जाती है उस लेखांकन की विधि को हितों का एकीकरण विधि कहते हैं। जबकि क्रय की प्रकृति में एकीकरण यदि है तो जो विधि अपनाई जाती है वो क्रय विधि कहलाती है, यानी परचेज मेथड कहलाता है। दूसरा अंतर कि ये जो एकीकरण की लेखांकन की जो विधि है वो लेखांकन की विधि केवल क्रेता कंपनी के लिए है। विक्रेता कंपनी का चूंकि समापन हो रहा है, इसलिए विक्रेता कंपनी को अपनी समस्त पुस्तकें बंद करनी होती है, क्योंकि कंपनी समाप्त हो गई तो पुस्तकें बंद होनी चाहिए। और विक्रेता कंपनी को अपनी पुस्तकें बंद करने के लिए एक ही तरीके से काम करना पड़ेगा कि डेबिट बैलेंस वाले जो अकाउंट हैं उनको बंद करने के लिए क्रेडिट करना है, क्रेडिट बैलेंस वाले जो अकाउंट हैं उनको बंद करने के लिए डेबिट करना है। ये जो हितों के एकीकरण एकत्रीकरण की विधि और क्रय विधि है ये केवल क्रेता कंपनी की पुस्तकों के लिए हैं। देखिए, क्रेता कंपनी की पुस्तकें, क्रेता कंपनी की पुस्तकें। फिर दोबारा देखिए कि विलय की प्रकृति और क्रय की प्रकृति, इन दोनों का अंतर केवल क्रेता कंपनी की पुस्तकों में जब लेखांकन कर रहे हैं उस समय पर ध्यान में रखना जरूरी है। जब विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में हम लेखांकन कार्य कर रहे हैं तो चाहे विलय की प्रकृति है चाहे क्रय की प्रकृति है, दोनों ही स्थितियों में एक ही तरीके से लेखांकन किया जाएगा। ठीक है। दूसरा अंतर कि क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी की समस्त संपत्तियों में कृत्रिम संपत्तियों सहित समस्त दायित्वों और समस्त संचयों को अपनी पुस्तकों में शामिल करती हैं। जबकि क्रय की प्रकृति यदि है तो केवल वास्तविक संपत्तियों को, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इस प्रकार की संपत्तियां यदि संपत्ति पक्ष में हैं तो वो चूंकि वास्तविक संपत्तियां नहीं हैं इसलिए क्रेता कंपनी उन्हें नहीं लेती हैं। इसी तरीके से दायित्वों को लेती हैं लेकिन केवल वैधानिक संचयों को ही लिया जाता है, अर्थात सभी संचयों को नहीं लेते हैं। यहाँ सभी संचय लेने हैं, यहाँ तो सभी संचय लेने हैं, जबकि यहाँ केवल वैधानिक संचय लेने हैं।
केवल क्रय की गई संपत्तियों और दायित्वों का लेखा होता है। तीसरा अंतर कि क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी के समस्त संचय लिए जाते हैं, जबकि केवल वैधानिक संचय लिए जाते हैं। चौथा अंतर, क्रेता कंपनी की पुस्तकों में एकीकरण समायोजन खाता एमाल्गामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं खोला जाता है, जबकि यहाँ पर वैधानिक संचयों को लेने के लिए एकीकरण समायोजन खाता खोलना पड़ेगा। चौथा अंतर दोबारा देखिए कि क्रेता कंपनी की पुस्तकों में एकीकरण समायोजन खाता नहीं खोला जाता है, जबकि वैधानिक संचय लेने की प्रविष्टि करने के लिए एकीकरण समायोजन खाता खोला जाएगा यदि क्रय की प्रकृति है। पांचवा अंतर, क्रेता कंपनी हस्तांतरी कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी की संपत्तियों, दायित्वों, संचयों को पुस्तक मूल्य पर दिखाया जाएगा। ये 5 महत्वपूर्ण शर्तों में, जो विलय की 5 महत्वपूर्ण शर्तें हमने अभी सीखी थी, उनमें ये एक शर्त है कि पुस्तक मूल्य पर, जबकि क्रय की प्रकृति हो तो क्रय मूल्य पर दिखाया जाएगा। विलय की प्रकृति हो तो विक्रेता कंपनी की सारी संपत्तियां पुस्तक मूल्य पर दिखाएगी। क्रय की प्रकृति हो तो विक्रेता कंपनी की सारी संपत्तियां क्रेता कंपनी अपनी पुस्तकों में क्रय मूल्य पर, जिस मूल्य पर खरीदे उस मूल्य पर दिखाएगी। इसी तरीके से छठा जो महत्वपूर्ण अंतर है कि विक्रेता कंपनी की प्रदत्त पूंजी, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों मिलकर के प्रदत्त पूंजी होती है। विक्रेता कंपनी की प्रदत्त पूंजी एवं क्रय प्रतिफल में यदि कोई अंतर है तो उस अंतर की राशि को संचयों में समायोजित किया जाता है, जबकि क्रय की प्रकृति होने पर क्रय की गई शुद्ध संपत्तियों एवं चुकाए जाने वाले क्रय प्रतिफल में यदि अंतर है तो अंतर को ख्याति या पूंजीगत संचय के रूप में लिखा जाता है। देखिए, ये थ्योरी के हिसाब से केवल अंतर नहीं है, बल्कि हम जब अकाउंटिंग वर्क कर रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल कर रहे हैं, उस समय पर भी ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं कि ये सारे अंतर, उपरोक्त अंतर के आधार पर लेखांकन कार्य में आसानी होती है। कैसे कि यदि मान लीजिए जैसे हमें डिफरेंस का लेखा करना है, किसमें डिफरेंस, कि जो संपत्तियां खरीदी और जो क्रय प्रतिफल चुका रहे हैं उनका डिफरेंस ख्याति या पूंजीगत संचय के रूप में, गुडविल या कैपिटल रिजर्व के रूप में तब लिखेंगे जबकि क्रय की प्रकृति हो। यदि विलय की प्रकृति हो तो अंतर किसमें किसमें देखेंगे, देखिए एक तो पेड अप कैपिटल और दूसरा क्रय प्रतिफल, इनमें अंतर देखेंगे और अंतर को भी संचयों में माइनस या प्लस करेंगे। जो रिजर्व ले रहे हैं उनमें माइनस प्लस करेंगे। अलग से गुडविल का अकाउंट खोलने की आवश्यकता नहीं है, कैपिटल रिजर्व के अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर अंतर विलय की प्रकृति हो तो पेड अप कैपिटल और क्रय प्रतिफल में अंतर देखेंगे। क्रय की प्रकृति हो तो क्रय की गई शुद्ध संपत्तियों और क्रय प्रतिफल में अंतर देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन अंतर के आधार पर, देखिए सबसे पहली जो प्रविष्टि करते हैं हम क्रेता कंपनी की पुस्तकों में व्यापार लेने की, इस प्रविष्टि में, उस एंट्री में, उस अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस आ जाता है ये देखिए। दोनों स्थितियों में यदि क्रय की प्रकृति है तो एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। इसी तरीके से यहाँ पर यदि विलय की प्रकृति है तब भी एंट्री दिखने में ऐसी ही है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू रिजर्व टू लिक्विडेटर। अंतर क्या आ गया दोनों एंट्रियों में, यहाँ सभी संपत्तियाँ पुस्तक मूल्य पर ली जाएगी, सभी संपत्तियों के खाते खोले जाएंगे, जबकि यहाँ पर संपत्तियों में केवल उन संपत्तियों के खाते खोले जाएंगे जो संपत्तियाँ क्रय की गई हैं। इसी तरीके से ऑल लायबिलिटी, यदि विलय की प्रकृति है तो ऑल सभी दायित्वों को पुस्तक मूल्य पर, जबकि यहाँ पर लायबिलिटी में से केवल वो लायबिलिटीज जो क्रय की गई हैं और जो क्रय जिस मूल्य पर क्रय की गई हैं। लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी के सामने क्रय प्रतिफल की राशि आती है। लेकिन इन दोनों एंट्रियों में जो महत्वपूर्ण अंतर आ गया वो है ऑल रिजर्व का। विलय की प्रकृति में
सारे के सारे संचय लेने होते हैं। इसलिए क्रय की प्रविष्टि में ऑल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू जनरल रिजर्व अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट टू डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, जितने भी रिजर्व हैं सभी संचयों को अलग अलग पुस्तक मूल्य पर यहाँ पर क्रेडिट करना होता है। जबकि यहाँ पर इस एंट्री में कोई संचय की एंट्री हम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात है कि यदि क्रय की प्रकृति है तो एक अलग एंट्री हमें करनी पड़ेगी, एमालगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टेचुअरी रिजर्व्स। वैधानिक संचयों को लेने के लिए अलग से प्रविष्टि करनी पड़ेगी, जबकि ये वैधानिक संचय लेने के लिए विलय की प्रकृति यदि हो तो कोई एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी? क्योंकि ऑल रिजर्व में ये सारे रिजर्व ऑलरेडी पहले से ही आ चुके हैं। ठीक है, तो ये खास अंतर क्या रहा यहाँ पर दोबारा चिन्हित करते हैं। खास अंतर रहा, विलय की प्रकृति में ऑल रिजर्व लिए जाते हैं जबकि यहाँ कोई रिजर्व नहीं लिया जाता है। क्रय की प्रकृति होने पर केवल वैधानिक संचयों को लेने के लिए एक नया खाता खोला जाता है जिसको हम एमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट कह रहे हैं, जबकि विलय की प्रकृति होने पर वैधानिक संचयों को अलग से लेने के लिए कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, ये एंट्री किसकी बुक्स में हो रही है? कौन सी बुक्स में हो रही है? ये एंट्री हो रही है इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, यानी क्रेता कंपनी की पुस्तकों में हो रही है। विक्रेता कंपनी को ये एंट्री नहीं करनी है। विक्रेता कंपनियों को तो अपनी संपत्ति और दायित्वों के खाते बंद करने हैं। अब एक जो बात यहाँ पर बार बार आ रही है, स्टेचुअरी रिजर्व यानी वैधानिक संचय जिनको लेने के लिए अलग खाता खोलते हैं, ये वैधानिक संचय आखिर क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो हम बात करते हैं वैधानिक संचयों की। वैधानिक संचय यानी स्टेचुअरी रिजर्व, जैसे इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, एक्सपोर्ट सब्सिडी रिजर्व, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी रिजर्व, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व आदि, ये वैधानिक संचयों के कुछ उदाहरण हैं। वैधानिक संचयों का तात्पर्य क्या होता है कि इन संचयों को किसी कानून के अंतर्गत, जैसे इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, एक्साइज ड्यूटी एक्ट के अंतर्गत या किसी अन्य कानून के अंतर्गत निश्चित समय तक बनाए रखना होता है। बनाए रखना होता है का मतलब इसमें से लाभांश का वितरण नहीं किया जा सकता है, इसलिए इनको वैधानिक संचय कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी विधान यानी कानून के अंतर्गत बनाना जरूरी है और निश्चित समय तक, जैसे 5 साल के लिए, 6 साल के लिए इनको रखना जरूरी है, तो उन 5 साल या 6 साल तक इसमें से लाभांश वितरण नहीं हो सकता है। अतः क्रय की प्रकृति का एकीकरण होने की दशा में क्रेता कंपनी द्वारा इन वैधानिक संचयों को लेने हेतु एमालगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट खोला जाता है और विलय की प्रकृति में तो सारे संचय पहले से ही ले लिए गए हैं, अतः ये एमालगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट खोलने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो ये वैधानिक संचय हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने जो चीज़ें सीखी हैं अच्छे से याद रखनी है कि ये एकीकरण 2 प्रकार का होता है, विलय की प्रकृति का और क्रय की प्रकृति का। इन दोनों प्रकारों को जब तक हम